हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूर में। और दोस्तों, आज मैं आपके यहाँ पे रैंकर सीरीज़ 59 लाया हूँ, जिसमें आपके लिए मात्र 10 क्वेश्चन है। लेकिन ये 10 क्वेश्चन बहुत ही एसेंशियल हैं दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है कि जो कोरोना पैंडमिक है, तो इसमें जो वैक्सीनेशन है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके कोरोना से रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो वैक्सीनेशन है, जैसे BCG है, तो ये सब जो वैक्सीनेशन है, तो इसमें से क्वेश्चन आते रहें, तो अब इनका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने लैपटॉप की तरफ और देखते हैं आज के ये 10 क्वेश्चन। और साथ ही साथ दोस्तों, ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी करिएगा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रैंकर सीरीज़ 59। इसमें दोस्तों वैक्सीन्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन हैं। तो एसेंशियल इसलिए बन जाता है क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है कि इस समय जो है कोरोना पैंडमिक की वजह से वैक्सीन पे काफ़ी चर्चा हो रही है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, DPT इज अ कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन। तो दिस इज़ ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, DPT का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। जैसे D का मीन्स है डिप्थेरिया, P हो गया आपका पर्टुएसिस और T हो गया आपका टिटनेस। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको दोस्तों वहाँ पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको वहाँ पे अच्छे मार्क्स अवार्ड करके जाएंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन है कि DPT इज अ कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन, दिस इज़ ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। पहली चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि जो कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर कोई ड्रग एक से ज़्यादा डिजीज़ को वहाँ क्योर कर ले रही है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन। तो इसलिए DPT कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन है। इसका और एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों DPT को दूसरे फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, एग्जामिनेशन में DTB भी लिख के आ सकता है या DTWP, दोनों का वही मतलब होता है DPT। ये कॉम्बिनेशन होता है अगेंस्ट 3 इन्फेक्शियस डिसीज़, ठीक है, जैसा कि इसका नाम बता रहा है। डिप्थेरिया, पर्टुएसिस जिसे हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछ लिया जाता है कि पर्टुएसिस मीन्स और क्या होता है। वहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जिसमें से वूपिंग कफ भी रहेगा। और दोस्तों तीसरा होता है T मीन्स टिटनेस। A combination vaccine is one which can provide immunogenicity to more than one type of disease। तो एक से ज़्यादा टाइप ऑफ डिजीज़ को अगर कोई ड्रग वहाँ पे इम्यूनोजेनिसिटी मीन्स उसको क्योर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन। और एग्जाम्पल है जैसे दोस्तों हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन भी एक से ज़्यादा डिजीज़ को वहाँ क्योर करता है, इसलिए वो भी आपका कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन में आ गया। अब DPT क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है कि 3 साफ साफ है कि 3 डिजीज़ को वहाँ क्योर कर रहा है, तो इसलिए दिख सकता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी बहुत एसेंशियल है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। ये सिंगल लग रहा है लेकिन ये बहुत से डिजीज़ को वहाँ पे क्योर करता है। दूसरा क्वेश्चन है, द ओनली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन that proved highly effective and is currently approved for human use is the vaccine against। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एकमात्र रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो कि बहुत इफेक्टिव है, जिसने शो किया कि वो हाईली इफेक्टिव है और उसको अप्रूव कर दिया गया है फॉर ह्यूमन यूज़, तो वो वैक्सीन किसके अगेंस्ट यूज़ होती है, मीन्स वो किसको क्योर करती है। रूबेला वायरस, पॉक्स वायरस, HBV इन्फेक्शन या HPV इन्फेक्शन कह लीजिए, या डेंगू वायरस। ओनली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही एसेंशियल बन जाता है। और इसका राइट आंसर है दोस्तों HBV इन्फेक्शन। चलिए इसका अब एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। द ओनली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन दैट प्रूव्ड हाईली इफेक्टिव एंड इज करंटली अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज इज द वैक्सीन अगेंस्ट HBV इन्फेक्शन। HBV का मतलब क्या होता है दोस्तों, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इट इंक्लूड्स द रिकॉम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वायरस सरफेस एंटीजन मेड बाय DNA ट्रांसफेक्टेड ईस्ट और मैमेलियन सेल। क्वेश्चन नंबर 3, हु डेवलप्ड द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। अब आपने काफ़ी बार सुना है हेपेटाइटिस बी बहुत ही खतरनाक आपका डिजीज़ है, उसको क्योर करता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। लेकिन हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाया किसने, तो दोस्तों ये बनाया आपके पैब्लो DT वेलेंजुला, जो कि रिसर्च डायरेक्टर है ऑफ कायरॉन कॉरपोरेशन। सक्सीडेड इन मेकिंग द एंटीजन इन ईस्ट। तो इन्होंने ईस्ट में एंटीजन बनाने में सफलता हासिल की थी।
थस दे इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, और इस तरह उन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाने में वो सफल साबित हुए थे। वायरस प्रोटीन्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड इन, तो जो वायरस प्रोटीन्स होते हैं, अब जब ये रिकॉम्बिनेंट बनाए जाते हैं तो ये जो वायरस प्रोटीन है हम उसे किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स हम उसे किस में इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे वो सारे प्रोसेस होने के बाद वहाँ पे वो बनते हैं। तो दोस्तों जो वायरस प्रोटीन्स हैं, अब पहला ऑप्शन है बैक्टीरियल या ईस्ट सेल में, ईस्ट एंड मेमेलियन सेल्स, ओनली मेमेलियन सेल्स, या फिर मेमेलियन, ईस्ट एंड बैक्टीरियल सेल्स। तो दोस्तों जो मेमेलियन है, ईस्ट और बैक्टीरियल सेल हैं, इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, और ये जो वायरस प्रोटीन्स हैं ये तीनों में ही एक्सप्रेस किए जा चुके हैं। ठीक है, अब जैसे कि दोस्तों बैक्टीरियल सेल हो गया, ईस्ट सेल हो गया और मेमेलियन सेल, तो चलिए इन तीनों में क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बैक्टीरियल सेल हेल्प्स इन रैपिड ग्रोथ, तो ये रैपिड ग्रोथ, अब जब रैपिड ग्रोथ होगी तो दोस्तों वहाँ पे जो ईल्ड है वो भी ज़्यादा होगी, एंड थर्स द रैपिड ईल्ड, तो जल्दी से वहाँ पे ईल्ड भी आपको अवेलेबल हो जाती है, तो इसलिए ये बैक्टीरियल सेल में कारगर है। इसी तरह ईस्ट गिव अस अ पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, तो ईस्ट में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमें जो बेनिफिट देती है वो क्या देती है, वो देती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब मेमेलियन सेल में दोस्तों यहाँ पे तो हार्ड होता है इन्हें कल्चर करना, लेकिन ये कुछ के लिए वहाँ पे बात सही है, ज़्यादातर वहाँ पे जो है उनमें ये ईज़िली जो प्रोटीन्स हैं ईज़िली मैन्युफैक्चर्ड हो जाती है। ठीक है, तो अलग अलग मैंने आपको बताया कि अलग अलग सेल में अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिनके थ्रू वहाँ पे ईस्ट सेल को एक्सप्रेस करने में आसानी होती है और कठिनाई भी होती है। फिलहाल ये तीनों के लिए वहाँ पे एक्सप्रेस किए जाते हैं, जो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। गैल्डासिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो दोस्तों पहली चीज़ ये है कि ये जो है आपका गैल्डासिल वो आपका यूनाइटेड स्टेट में यूज़ होता है और ये काफ़ी कारगर है। ठीक है, गैल्डासिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीएनए वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, लाइव वेक्टर वैक्सीन या फिर आरएनए वैक्सीन। उसका राइट आंसर है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, जो कि आपका यूज़ में लाया जाता है इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये एक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है और ये मैन्युफैक्चर्ड बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस, तो जो इसका मैन्युफैक्चर किया जाता है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस के थ्रू किया जाता है और ये इफेक्टिव है एक से ज़्यादा डिजीज़ के लिए, तो इसको भी आप कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन कह सकते हैं। फिर जो गैल्डासिल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट विच ऑफ द एचपीवी टाइप्स, तो कौन से एचपीवी टाइप से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो ये एचपीवी 6, 11, 16, 18 इन चारों के लिए ये कारगर है। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, अगेंस्ट एचपीवी टाइप 6, 11, 16, 18 इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इसकी एक चीज़ और इम्पोर्टेंस है कि गैल्डासिल जो है वो ब्रेस्ट कैंसर एट इनिशियल स्टेज आर कम्प्लीटली क्यूरेबल। ठीक है, तो इसलिए ये ड्रग, ये जो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है ये बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एट इनिशियल स्टेज ये ब्रेस्ट कैंसर्स को वहाँ पे क्योर करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 7, द एचपीवी प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स आर एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर्स टू क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, बैक्टीरिया, ईस्ट, वायरस या फिर प्रोटोजोआ। तो जो एचपीवी प्रोटीन इनकोडिंग जीन्स है वो हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पे हमें वो एक तरह से रैपिड ग्रोथ और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें वहाँ पे लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन चाहिए, तो हम किस में एक्सप्रेस करेंगे, बैक्टीरिया में, ईस्ट में, वायरस में या फिर प्रोटोजोआ में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ईस्ट में। The HPV protein encoding genes are expressed in the yeast vectors to create large amount of proteins which are then purified and used in the vaccine. Generally, the whole protein molecule is necessary for immunogenicity. This statement is true or false? क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इम्यूनोजेनिसिटी को वहाँ पे पाने के लिए हमें पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि केवल थोड़े मात्रा से ही, ठीक है, एक पोर्शन होता है। हाँ, किसी भी जो जीन्स है आप मान लीजिए, तो केवल वहाँ पे एक पोर्शन है, उससे ही आपका वहाँ पे इम्यूनोजेनिसिटी डेवलप हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पूरे का पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल वहाँ पे यूज़ किया जाए। इसलिए दोस्तों ये स्टेटमेंट है आपका फॉल्स।
Generally, the whole protein molecule is not necessary for immunogenicity. The immunogenic property is usually confined to a small portion of the protein molecule. Thus, the whole of the organism is not needed to inject into the patient body. It may be harmful, thus it is better to have proteins to cause immunogenic action. Question number 9. Which polypeptide of cholera enterotoxin is non-toxic but immunogenic? कौन सा कोलेरा का पॉलीपेप्टाइड है जो कि नॉन टॉक्सिक है लेकिन इम्यूनोजेनिक है? A1, A2, B या फिर B1? कोलेरा एंट्रोटॉक्सिन का कौन सा पॉलीपेप्टाइड जो कि हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो नॉन टॉक्सिक है और वो इम्यूनोजेनिक भी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों B. कोलेरा एंट्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय विब्रियो कोलेरा, तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूस बाय विब्रियो कोलेरा. कोलेरा एंट्रोटॉक्सिन कंसिस्ट ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड्स. कौन कौन से? A1, A2 एंड B. द A पॉलीपेप्टाइड आर टॉक्सिक, तो ये यूज में नहीं आते हैं, while the B polypeptide is non-toxic but immunogenic. Thus we can use the B polypeptide for the manufacture of vaccine. तो हम A वहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि वो टॉक्सिक होता है, लेकिन B वहाँ यूज़ करते हैं क्योंकि वो पहली चीज़ तो नॉन टॉक्सिक होता है और वो वहाँ पे इम्यूनोजेनिसिटी भी प्रोड्यूस करता है. ये दोस्तों 3 तरह के पॉलीपेप्टाइड्स इसमें होते हैं, A1, A2 और B, जिसमें से हम B को यूज़ करते हैं. ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय विब्रियो कोलेरा. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन? तो आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज बताना है फॉर द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन. हाई कॉस्ट एंड स्टोरेज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कॉस्ट, या फिर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज. तो दोस्तों इनका डिसएडवांटेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज तीनों से ही है. आइए समझ लेते हैं कैसे है. The cost is very high and often prohibitive since they are produced by either bacterial fermentation or in animal cell culture. They have to be stored at low temperature. This makes their storage and transportation problematic. इसलिए दोस्तों कॉस्ट भी यहाँ पे डिसएडवांटेज है, मीन्स बहुत हाई होती है, और जो उनका स्टोरेज है क्योंकि लो टेम्परेचर में उन्हें रखना पड़ता है इसलिए उनका स्टोरेज चार्जेस भी वहाँ पे लगते हैं. ठीक है, रख रखाव भी सही रखना पड़ता है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है अगर हम उसे बहुत ज़्यादा अच्छे सेफ्टी से नहीं रखेंगे तो. ठीक है, तो दोस्तों ये तो है आज के वैक्सीन के ऊपर 10 क्वेश्चन. इसी तरह दोस्तों अब आपका रैंकर सीरीज 60 भी आएगा, और मैं उन बच्चों को बता दूं कि जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं, अभी GPAT की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं या नाइपर की, तो दोस्तों इन रैंकर सीरीज़ 60 60 की 60 जो अभी एक और आएगी वो दोस्तों आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको कर लिया तो आप वहाँ पे 1,500 से 2,000 क्वेश्चन करके जा रहे हो दोस्तों, और इनमें से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं. तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये जो 10 क्वेश्चन थे वो आपको कैसे लगे, और इनका जो एक्सप्लेनेशन था वो आपको कैसा लगा, तो ज़रूर कमेंट करके दोस्तों यहाँ पे मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके सुझावों से ही हमें पता चलता है कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे आपको रैंकर सीरीज़ चाहिए, जैसे कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, तो वो सब भी आप मेंशन करिए. आप मेंशन करोगे दोस्तों तो उसके अगले ही दिन आपको यहाँ पे रैंकर सीरीज़ मिल जाएगी. और इन रैंकर सीरीज़ का दोस्तों आपका एडवांटेज बताने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों. बहुत से बच्चे इस रैंकर सीरीज़ के थ्रू ही आसानी से वहाँ पे GPAT क्रैक कर चुके हैं, नाइपर क्रैक कर चुके हैं. तो इसलिए दोस्तों आपके सुझाव बहुत ज़रूरी हैं.